एक बार देखो बच्चों, इन्वेंट्री शुरू करा रहा हूं। इन्वेंट्री बच्चों आसान सा चैप्टर है। हम पहले ये समझना चाहेंगे कि हमारा यहाँ इन्वेंट्री का मतलब क्या है, जो हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं चैप्टर। फिर उसको वैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से हैं। तो ये कहते हैं इन्वेंट्री के अंदर ये चीजें इंक्लूड होती हैं बच्चों। एक बार आप अपने पास लिखना। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, तो आप इसके अंदर 5 चीजें लिखेंगे जो इन्वेंट्री का पार्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में। पहले आप लिखो रॉ मटेरियल। दूसरे नंबर पे आप लिखो वर्क इन प्रोसेस। प्रोग्रेस बोलो या प्रोसेस बोलो, एक ही बात है। हम लोग तो शॉर्ट में WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस। मेरे से कोई पूछे मतलब, मैंने कहा सेमी फिनिश गुड्स, जिनमें कुछ काम हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई। फिर उसके बाद बच्चों फिनिश गुड्स। फोर्थ नंबर पे आप लिखो स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मशीनों में डीजल यूज होता है, चाहे सर्विस के दौरान, तो आप उसका अपने पास स्टॉक रखते हो। तो जितना आपका ईयर एंड में अनयूज पड़ा होगा, डेट इज आल्सो इंक्लूड इन इन्वेंट्री। और लास्ट में आप लिखो पैकिंग मटेरियल, क्योंकि आप अगर कोई चीज बनाकर बेच रहे हैं तो उसकी पैकिंग भी कराते होंगे, तो यहाँ पैकिंग मटेरियल। ये 5 मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में इन्वेंट्री का पार्ट है। और मेरे से पूछे अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, मैंने कहा फिर उसमें तो सिर्फ जो गुड्स हैं उसी को इन्वेंट्री बोलते हैं। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न्स, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब जो चीज खरीद कर सिर्फ सेल कर रहे हैं। इनमें इन्वेंट्री में सिर्फ एक ही चीज आती है, ट्रेडेड गुड्स, जिसमें ये डील करते हैं, वो इनकी इन्वेंट्री होती है। अब बच्चों मुझे आपको ऐसे बताना है कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक जनरल बात तो समझते हैं कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवरेज लेस, लेकिन हमें मेनली ये समझना है कि उसकी कॉस्ट डिटरमाइन कैसे करते हैं। समझ गए ना, वो बेसिस ऑफ वैल्यूएशन तो हमेशा चलेगा, वो मैं लास्ट में लिखवाऊंगा। एक बार आप अपने पास लिखो मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की कॉस्ट पता करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। इनको टेक्निक भी बोल देते हैं, मेथड भी बोल देते हैं। तो बच्चों इसको ना आप 2 हिस्सों में बांट। पहले आप लिखो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। ऐसे वो पूछे मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैंने कहा हमारे पास जो सामान है हमें उसकी कॉस्ट पता है कि किस रेट पर आया हुआ है, और उसी पे हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। और दूसरा है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जब आपको ऐसा नहीं पता, आप कहते हो कि सामान आता है एक साथ बिल आता है, हम ऐसे ध्यान नहीं रखते कि कौन सा किस रेट पर आया है, तो हमारे पास वो प्रॉपर नहीं है सिस्टम, तो वहां आप यूज करेंगे नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। अभी हम बात कर रहे हैं पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। जो भी मेथड हैं सबके रिगार्डिंग मैं लिखवाऊंगा और फिर साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लिखो जब इन्वेंट्री ऑर्डिनरली नॉट इंटरचेंजेबल हो। इन्वेंट्री ऑर्डिनरली नॉट इंटरचेंजेबल, मतलब क्लियर करता हूं क्या होता है। जो सामान आता है ना, वो पिछले लोड से अगला लोड हर बार अलग होता है, उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती। तो मेरे से को पूछे ऐसे केस में, मैंने कहा ऐसे केस में कोई मेथड थोड़ा यूज होगा। जितना जिस लोड के अंदर सामान पड़ा है,
आपके पास उस लोड की कॉस्ट तो है ही सही, तो उसकी कैलकुलेशन कर लो, कोई मेथड की नीड नहीं है। आपने कहा एक एग्जांपल दो मुझे, तभी समझ आएगा। तो इसके लिए मेथड को नाम दिया गया स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। सीधे में अगर आप में से कहें कि कोई मेथड है, मैंने कहा नहीं, जो जिस तरह का सामान बचा पड़ा है उसकी क्वांटिटी को आए हुए रेट से मल्टीप्लाई कर दो, जिस रेट पर वो मिला था। तो इसका ना बच्चों अभी आगे जाकर, थ्योरी में अभी लिखवा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11वां इसका है, एक ही क्वेश्चन है बड़ा आसान सा, तो वो भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। पहले 1 से 10 तक हमने पढ़ने हैं जब इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल होती है, ये है जब नहीं होती, ये है ऑर्डिनरली नॉट इंटरचेंजेबल। आपने कहा एग्जाम्पल, बच्चों अगर आप टाइल वाली शॉप पे जाएंगे ना, जिनसे टाइल खरीदते हैं फ्लोर वगैरह सीलिंग की, आप उससे कहो कि मेरे को ना बिल्डिंग बनानी है, उसके अंदर ना टाइल्स चाहिए, तो उसने आपसे एरिया पूछा, आपने कहा भैया जो हमने लगवानी है ना वो टोटल 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, लेकिन अभी ना आप मेरे को 500 की दे दो, 500 की मैं कुछ दिन बाद ले जाऊंगा। वो कहेगा अभी 1000 की ले लो, क्योंकि अगली बार आओ सेम शायद ही मिले शायद ना ही मिले, क्योंकि उसके पास हर बार जो सामान पीछे से आता है वो लोड बदल जाता है, उसके पास सेम क्वालिटी नहीं मिलती। तो वहां इन्वेंट्री क्या है, इंटरचेंजेबल नहीं है। लेकिन इसी को अलग एग्जांपल से लेते हैं। मैं एक किराना स्टोर के पास गया, मेरे को घर के लिए राइस लेने थे, मैंने कहा भैया 5 kg राइस दे दो, कहते कौन से, मैंने कहा जो हर बार ले जाते हैं, तो मतलब मैं वही मांग रहा हूं जो पिछली बार लेके गया था। वो जानता है मुझे रेट, मैंने कहा इतने रुपए पर केजी, मैं पहले भी ले जाता हूँ वही दे दो, तो उसने वही दे दिए। तो इसका मतलब उसके पास सेम चावल का क्या है, स्टॉक रहता है। तो वहां इन्वेंट्री क्या है, इंटरचेंजेबल है। तो वहां पर मेथड आएंगे तो वो सीखेंगे। यहाँ क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। आपने कहा एक बार एग्जांपल समझाओ सर इसका, तो मैं समझाता हूँ बच्चों। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का वैसे ही आइडेंटिफिकेशन है, मैं गलती से उस टाइम पे उसको रह गया, आइडेंटिफिकेशन। एक बार समझाता हूं बच्चों। हमारे यहां ना बच्चों मटेरियल है, अपनी तरफ से मान रहे हैं 5, A B C D E। हमने नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि वो अलग अलग है। तो हमने ना क्वांटिटी परचेज की थी, इसकी 10,000, इसकी 8,000, इसकी 12,000, इसकी 20,000 और इसकी 5,000। इसकी यूनिट्स इन हैंड है, इन हैंड का मतलब स्टॉक में है। इसकी 3,000, इसकी 2,000, इसकी 6,000, इसकी 10,000 और इसकी 1,000, ऐसे बढ़ी हैं यूनिट्स इन है। और इनको जब खरीदा था ना, परचेज प्राइस पर यूनिट हमें ये वाली मिली थी 6 रुपए, ये मिली थी 7 रुपए, तब ये मिली थी 6.5, ये मिली थी हमें 5.5 रुपए, और ये मिली थी 8 रुपए। तो आपने मेरे से कहा स्टॉक कैसे वैल्यू होगा, मैंने कहा जितनी यूनिट्स इन हैंड है ना, परचेज प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका स्टॉक आ जाएगा। ये कौन सा मेथड है, स्पेसिफाइड आइडेंटिफिकेशन मेथड। पेपर के लिए रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन क्या बनेगा, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। इन्होंने जब हम 11वां प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ जब कोस्ट निकल जाती है ना, फिर जानकर उसकी एनआरवी देता है, ताकि कुछ तो क्वेश्चन बने। और फिर उसमें वैल्यू करना होता है कोस्ट और एनआरवी विच एवरेज लेस, भाई कोस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम है क्लोजिंग स्टॉक उस पर दिखाया जाएगा। लेकिन वैसे बिल्कुल आसान सा है। इसका सीधा मतलब क्या है, जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के थ्रू वैल्यूएशन होता है। लेकिन अगर आप कहते हो सर अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल हो तो अब समझना बच्चों, 4 मेथड हैं हमारे सिलेबस में, इन्वेंट्री, ऑर्डिनरली, इंटरचेंजेबल। इसके अंदर ना बच्चों एक ही मेथड है, बाद में लिख लेंगे। इसके अंदर अब 4 मेथड है। तो एक बार पहले चारों मेथड के नाम लिख रहा हूं, फिर एक एक करके उनको एक्सप्लेन करेंगे। आप अपने पास पहला लिखो बच्चों, फीफो, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो बोलते हैं, FIFO। दूसरा लिखो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा लिखो पीरियोडिक सिंपल एवरेज।
और चौथा लिखो वेटेड एवरेज। अब मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों मैं एक बार चारों मेथड जो फीफो लिफो वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम 11वें क्वेश्चन से पहले पढ़ेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और फिर 12 से शुरू होते हैं ये नॉन हिस्टोरिकल, तब इसमें सीखेंगे कौन सा मेथड है। अभी के लिए एक बार इसको खाली छोड़ दिया और हम आ रहे हैं अपने मेथड। तो एक बार देखो बच्चों, सबसे पहले आप लिखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्ट में बोलते हैं फीफो मेथड। बच्चों आपको इसको नाम पढ़ के क्या दिख रहा है कि क्या चीज है? मैंने कहा जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले हमने इशू किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने कहा एक बार पहले, मैं अभी लिखवाऊंगा, पहले एक बार एग्जाम्पल लेता हूं। बच्चों यहां पर ना इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, वही सेम सामान आता है लेकिन प्राइस बदलता रहता है। मतलब जो सामान आ रहा है उसमें क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, वही का वही है, लेकिन प्राइस क्या हो जाता है, चेंज। तो जिसको मैंने यहां मेथड बोला है ना कि कॉस्ट डिटरमाइन करने की, वो एक्चुअल में इसकी प्राइसिंग के लिए मेथड है, इशू के लिए मेथड नहीं है, प्राइसिंग के लिए। आपने कहा एक बार एग्जांपल दो सर, समझ आएगा, अभी नहीं बात समझ आ रही। बच्चों मान लो एक मटेरियल है हमारे पास ए, जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं। हमने पहले 1 जनवरी को उसकी यूनिट परचेज की 5,000, और वो आई एक यूनिट 10 रुपए की पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद 4 जनवरी हमने उसमें से इशू कर दी 2,000 यूनिट्स। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा 6 जनवरी को और यूनिट हमने खरीद ली 10,000, इस बार 11 रुपए की एक यूनिट आई, यूनिट में कोई अंतर नहीं है, वही की वही है। और अब मैंने कहा जनवरी 9 को, मान लो इसने यूनिट इशू कर दी 5,500, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो देखो बच्चों, जैसे ये पहले 5,000 थी, इसमें से 2,000 इशू हुई, इसमें से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं मटेरियल। तो 5 में से 2 इशू हो गई तो कितनी रह गई, और 10 और आ गई। अब आपने मेरे से कहा कि इशू की 5,500, और आपने कहा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो मैंने कहा पहले 3,000 इशू की होंगी 10 रुपए वाली, और बाकी 2,500 इशू की होंगी 11 रुपए वाली। थोड़ा अंतर समझना है, मतलब आप कुछ कंफ्यूजन मत रखो, बड़े सिंपल से तरीके से समझो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहेगा कि अगर पहले प्राइस वाला मटेरियल बड़ा है तो पहले उसको नील करो, उसके बाद सेकंड मटेरियल की टर्न आएगी, उसके बाद थर्ड मटेरियल की टर्न आएगी। थर्ड का मतलब जो ऑर्डर में लेट आया है। तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी इन्वेंट्री होगी, जो सबसे लास्ट में आई हुई, पहले कौन सी इशू कर रहे हैं, जो पहले कंसाइनमेंट में आई है, फिर दूसरे कंसाइनमेंट में आई है, एंड सो ऑन। आप बात समझ पा रहे हो तो बताओ बच्चों। तो एक बार इस बात को लिख लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन है वो करेंगे, समझ आ जाएगा। इसमें बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, फीफो में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने मेरे से कहा सर टोटल यूनिट्स जो हमारी आई है ना 15,000 आई है, और टोटल यूनिट इशू हुई है 7,500, अब बता सकते हो? मैंने कहा बाकी रह गई 7,500, कहता कौन सी, मैंने कहा लेटेस्ट वाली, क्योंकि पहले तो कोई भी पर्सन पहले वाली इशू करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, समझ गए ना। तो वो कॉस्ट में कौन सी चार्ज करेगा, पहले जो पहले प्राइस पे आई है, वो खत्म होने के बाद दूसरे की टर्न आएगी। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक बार आप इसके बारे में लिखो, आप लिखो बच्चों, द फीफो मेथड assumes that the items of inventory which were produced or purchased first are consumed or sold first, and consequently items remaining in inventory
एट द एंड ऑफ द पीरियड आर दोज मोस्ट रिसेंटली परचेज, मतलब आपके पास स्टॉक में कौन सी पड़ी होंगी? मैंने कहा जो अभी अभी खरीदी होंगी, क्योंकि पहले वाली तो पहले ही इशू करते हैं, परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड। अब बच्चों जितने भी मैं मेथड कराऊंगा ना, एक ना आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बस मेरे को सोच समझ करना उसका आंसर देना कि मतलब मेथड और एक्चुअल में जो इशू किया है वो दोनों में अंतर होता है, फिर हम इसको इस लाइन के थ्रू समझ लेंगे। बच्चों स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर का मतलब जहां सामान आता है, ठीक है। अब स्टोर में ना हमारे यहाँ नियर अबाउट 4-4.5 हजार तरह के मटेरियल है, क्योंकि बड़ी फैक्ट्री है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, रॉ मटेरियल हैं, अलग अलग यूज होते हैं, तो हमारे पास 4-4.5 हजार तरह के मटेरियल हैं, बहुत बड़ा स्टोर है। तो अभी ना स्टोर में मटेरियल ए की 5,000 यूनिट पहले खरीदी, उसमें से 2,000 इशू हुई, 3,000 पड़ी थी जिस जगह पर उसको रखते, और उस दौरान अभी 10,000 यूनिट और मंगवा ली गई, चाहिए रहती है तो मंगवा ली इन्होंने। अभी जो 10,000 यूनिट है ना उसको उस जगह पर रखा नहीं है, स्टोर कीपर के पास ही पड़ी है, और इतनी देर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक पर्सन आ गया और उसने कितनी यूनिट मांग ली। अब मेरे को सिर्फ आप बच्चों सिर्फ समझदारी बताना, वो 5500 इसी में से दे देगा, या वो कहेगा रुक भाई पहले 3,000 वहां से उठा लाता हूं वो दूंगा और 2500 यहां से दूंगा, जब मटेरियल में कोई फर्क ही नहीं है। वो 5500 इसी में से दे देगा, क्योंकि उसको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान तो वही है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों, हमारी ना बुक्स हम दूसरी स्टेट से प्रिंट कराते हैं, तो थोड़ी सी पड़ी होती है ना तो हम मंगवा लेते हैं, कि जैसे बैच बन रहा होता है तो उस टाइम पे मंगवा लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, आज बुक्स आई हैं अभी हमने उसको रखा ही नहीं है रैक में, और इतने तक 4-5 बच्चों को बुक्स देनी है, तो हम यूं नहीं उठाते, पहले पहले वाली उठा ले, क्योंकि फर्क ही कोई नहीं है, हम तो उसे ऊपर वाले में से उठाकर दे देंगे। लेकिन अगर वो मेथड की बात करें तो मेथड में तो यही लिखा जाएगा कि पुराने प्राइस वाली पहले इशू की है। मेरी बात समझने की कोशिश करना बच्चों, एक किराना स्टोर पे आप गए, आपको कोई बिस्किट के 4 पैकेट लेने हैं, वो अभी मंडी से आया है और वो पैकेट लेकर आया है, लेकिन उसके पास पहले के भी रखे हैं, तो वो यूं नहीं करेगा कि पहले पहले वाले उठाएगा वो, क्योंकि डेट सेम है, उसको पता है 3 साल की एक्सपायरी है, 2 साल की एक्सपायरी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने वहीं से वहीं पे उठाकर दे दिया। लेकिन मेथड के लिए वो क्या लगाएगा, फीफो, कि अगर अलग अलग प्राइस पे आया है तो पहले पहले प्राइस वाले को कॉस्ट मानेगा जो इशू की है। समझ आ रहा है तो बताओ बच्चों, तो एक बार लिखो इसी लाइन को, ये सिर्फ मेथड कॉस्ट निकालने के लिए है। आप बोलना इट रिलेट ओनली टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड नॉट टू द एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। ये समझ आया तो बताओ। अभी ना बच्चों क्वेश्चन ना मैं एक साथ करा दूंगा, मैं चाह रहा हूं कि पहले ना 4 मेथड है, चारों मेथड को एक साथ समझा लो, क्योंकि आपको समझ आ जाएंगे। हम ना इन्वेंट्री को बहुत आसान मानते हैं, 3 लेक्चर में हो भी जाता है, जैसे आज आज में आप मानकर चलो कि एक बार हमारे मेथड हो गए तो फिर क्वेश्चनों में टाइम लगेगा ही नहीं, बिल्कुल सो इजी से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मेथड समझ आने में देर लगती है, क्योंकि बच्चा पहले तो यही नहीं समझता कि ये चल कैसे रहा है। फीफो मेथड कॉस्ट को डिटरमाइन करने का मेथड है। इशू करने के लिए आप फीफो लगाओ, वो आप देखो कि चीज पड़ी पड़ी खराब हो जाती है तो पहले पुराने वाली इशू करोगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हमारी बुक्स में तो कोई खराब होने वाली चीज ही नहीं होती, वो तो जो मर्जी इशू करे, तो हम कोई फीफो फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन कॉस्ट अपनी डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज होगा, फीफो। ये बात समझ आई तो बताओ। अब मैं आपको करा रहा हूं बच्चों लीफो, ध्यान से समझना। सेकंड मेथड अपने पास लिखो बच्चों, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। एक बार बच्चों समझना, जो लास्ट में आया उसको पहले हमने इशू कर दिया,
अब ये मेथड पता क्या कहता है कि जो लेटेस्ट प्राइस है ना, पहले उस पे इशू करो। जैसे दोबारा से वही एग्जांपल लेते हैं जो ऊपर लिखा है। हमने माना एक बार जनवरी 1 को हमारे पास 5,000 यूनिट्स आई। एक बार रेट मान लेते हैं 10 रुपए। फिर जनवरी कुछ भी मान लेते हैं 3 को हमने 2,000 यूनिट इशू कर दी। ये परचेज्ड है और ये हमारी इशूड है। फिर आपने में से कहा जनवरी 6 को 10,000 यूनिट और खरीद ली 11 के हिसाब से। और जनवरी 9 को बच्चों ये मुझे कहता है कि 5500 यूनिट इशू की। अब मेरे से कोई पूछे कि लीफो मेथड है तो कैसे करेंगे। मैंने कहा देखो, जब एक ही प्राइस वाली क्वांटिटी है फिर तो मेथड रेलेवेंट ही नहीं है। 2000 इसी में से इशू करेंगे। तो अगर 5 में से 2000 इशू कर दी तो कितनी रह गई बच्चों, और 10 और आ गई। अब आपने मेरे से कहा सर 5500 इशू की है, कौन सी करेंगे। मैंने कहा इसमें से, इस रेट पर। आपने कहा एक बार क्लोजिंग इन्वेंट्री बता सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल बता सकता हूं। मैंने कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री में 3000 पहले वाली पड़ी है और 4500 11 वाली, अगर आप लीफो मेथड कह रहे हैं, क्योंकि ये मानेगा कि लेटेस्ट प्राइस वाली पहले इशू करेंगे। तो इसका मतलब 3000 कब इशू होंगी, अगर मान लो जब ये 10 हो जाएंगी इशू तब 3000 की टर्न आएगी। तब तक 3000 की टर्न नहीं आ सकती। ये कौन सा मेथड कह रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपको तो मेथड समझने हैं अच्छे से। एक बार बच्चों इसके बारे में लिखो। आप लिखो लिफो मेथड assigns to cost of goods sold the cost of goods that have been purchased last for the actual issue may be made। क्योंकि मेथड है, ये कहेगा कि लास्ट वाले कोस्ट को पहले मानो इशू कर दी है, चाहे आप सामान पुराना दे रहे हो, आउट ऑफ द अर्लीस्ट लोट ऑन हैंड टू प्रिवेंट अननेसेसरी डिटीरियोरेशन इन वैल्यू। क्योंकि कई बार ना चीजें पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो इसलिए लोग बहुत बार तो पहले पुरानी चीज इशू करते हैं। लेकिन लिफो मेथड कहता है कि जो कॉस्ट है वो लेटेस्ट वाले की चार्ज करनी है। आगे लिखो बच्चों, अंडर दिस बेसिस गुड्स इशूड आर वैल्यूड एट द प्राइस पेड फॉर द लेटेस्ट लोट ऑफ गुड्स ऑन हैंड, which means inventory of goods in hand is valued at price paid for the earlier lot of goods। मतलब इसमें होता क्या है कि हम जो लेटेस्ट लोट है ना उसकी कॉस्ट पे सामान को वैल्यू करते हैं, और इन्वेंट्री में कौन से सामान को इंक्लूड मानते हैं, जो पहले आया हुआ है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ आ गया बच्चों। एक बार तीसरा और चौथा मेथड लिख लेते हैं फिर कर लेंगे उसको। थर्ड है
पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। जो बच्चों फीफो और लीफो मेथड है ना, वो कोई एवरेज की बात नहीं करते। फीफो कहता है कि पहले उस पे इशू करो जो पहले प्राइस पे आया है, और लीफो कह रहे हैं नहीं नहीं, लेटेस्ट प्राइस वाले पे इशू करो और पहले प्राइस वाले को स्टॉक में इंक्लूड करो। अब ये सिंपल एवरेज प्राइस कहता है कि अगर मान लो आपका मटेरियल महीने में 5 बार आया है, एक बार अपनी तरफ से मान लेते हैं, यहां पर बीच में इशू होता रहा होगा, लेकिन ये कहेगा हमें उससे लेना देना नहीं, आप सीधा सीधा मेरे को बताओ सामान। मैंने कहा 2 जनवरी को खरीदा था, फिर 6 को खरीदा था, फिर 15 को खरीदा था। मैं एक बार परचेज परचेज वाली बता रहा हूं। मैंने कहा फिर 22 को खरीदा था और फिर 30 को खरीदा था। कहता ठीक है। कहता किस किस रेट पर और कितनी क्वांटिटी खरीदी थी। हमने कहा शुरू में हमने खरीदा 10,000, एक बार मान रहा हूं 20 रुपए पर यूनिट। फिर हमने खरीदा 12,000, मिला 22 रुपए पर यूनिट। फिर हमने खरीदा 8,000, हमें मिला 21 रुपए पर यूनिट। फिर हमने 22 को परचेज किया 15,000, हमें मिला 20.5 रुपए पर यूनिट। और फिर हमने परचेज किया बच्चों 6,000 यूनिट, और इस बार हमें 23 रुपए मिली। अब ये एक बार टोटल क्वांटिटी करो कितनी है। 15 6 21, 8 29 और 12 41 और 10 51,000। एक बार मान लेते हैं टोटल जो इशूड हुई हैं वो हुई हैं 40,000 टोटल इशूड यूनिट्स। तो हमारे पास पहले से कोई स्टॉक नहीं था, तो आप में से कोई बताएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर 51 में से 40,000 इशू कर दी तो कितनी रह गई? 11,000 यूनिट्स। अब हमने कहा हमें तो कॉस्ट चाहिए कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है। कहते हैं आपका जो सामान है वो 5 बार आया है। हमने कहा हाँ। कहते इन पांचों प्राइस का टोटल कर दिया। कहते 5 से कर दो डिवाइड, ये आ गया पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस। कहता है स्टॉक के लिए जो बची हुई क्वांटिटी है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस। एक बार लिखो आप अपने पास। मेथड बना रखे हैं बच्चों, कोई कोई यूज करता है अपने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। तो आप यहां लिखो पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस। एक बार ये पांचों प्राइस का टोटल करेंगे हम। 20 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 20.5 और 23, और इन पांचों के प्राइस का टोटल करके 5 से कर दो। एक बार बच्चों करोगे टोटल कितना बन रहा है। टोटल है बच्चों 106.50, 5 से किया डिवाइड 21.30। अब इसके जस्ट बाद 11,000 यूनिट्स 21.30 से मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,000 इंटू 21.30। अब एक बार बच्चों मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 2,34,300। दैट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। समझने की कोशिश करनी है, बिल्कुल सीधा सा वे है। वो कहता है जितनी भी बार आपका सामान आया है उनके प्राइस का एवरेज कर दो, और वो जो सिंपल एवरेज प्राइस आया है बची हुई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। आफ्टर दैट we calculate periodic simple average price by dividing the total sum of
prices on which material purchased with number of prices। समझ गए ना, जितने प्राइसेस को आपने ऐड किया है उस नंबर से आप टोटल सम ऑफ प्राइसेस को डिवाइड कर दो, आपके पास पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस। ये बताओ बच्चों, समझ आया? अब एक बार चौथा और समझ लो बस। फोर्थ है बच्चों वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इसके अंदर ना बच्चों दो हैं। पहला पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। मैं सिर्फ ऐसे सीधा समझा दूंगा तो भी समझ आ जाएगा। देखो बच्चों, अभी जो हमने क्वेश्चन माना और आपने मेरे से कहा कि सर सिंपल एवरेज से नहीं, पीरियोडिक वेटेड एवरेज से अगर स्टॉक का वैल्यूएशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देना बस। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हमने माना। ये अगर आप मुझे पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस निकालने के लिए कहेंगे ना तो मैं कैसे करूंगा? ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है जिस पे आया है, मैं कहूंगा इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको बोलो प्रोडक्ट। एक बार बच्चों 10,000 इंटू 20 करना और 12,000 इंटू 22, 2,64,000, 8,000 इंटू 21। मतलब हम कर क्या रहे हैं, जितनी क्वांटिटी जिस रेट पर आई है हम उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास उनका प्रोडक्ट आ गया। यहां पर 3,07,500 और यहाँ 6,000 इंटू 23 बच्चों 138। एक बार कोई भी बच्चा इस प्रोडक्ट का टोटल करेगा, ये जो प्रोडक्ट आया है 138 प्लस 3,07,500 प्लस 168 प्लस 264 और प्लस में 2 लाख, ये टोटल बन रहा है 10,77,500। अब पीरियोडिक वेटेड एवरेज के लिए क्या करना होता है, इसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। 10,77,500 मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में टोटल ऑफ क्वांटिटी। एक बार लिख लेते हैं। आप इसके लिए ऐसे वर्ड लिखो, वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट। आप लिखो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आपके पास टोटल कितनी गुड्स थी जो आप इशू कर सकते थे, हमने कहा जितनी ड्यूरिंग द ईयर आई है। अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो वो भी ऐड हो जाता वैल्यू के हिसाब से। और नीचे लिख दो टोटल क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, जैसे यहां के हिसाब से 51,000 ड्यूरिंग द पीरियड। एक बार हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हमने क्या किया बच्चों, जो कॉस्ट आई है ना वो 10,77,500 है और यूनिट्स हैं 51,000। एक बार कोई बच्चा डिवाइड करेगा, ये आ रहा है 21.127। मैंने 3 डिजिट तक लिख लिया, बहुत है। अब आप बची हुई क्वांटिटी के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 11,000 यूनिट्स इंटू 21.127। एक बार बच्चों मल्टीप्लाई करो, 21.127 इंटू 11,000, 2,32,397। ये कई बार बच्चों हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में अंतर क्या है पीरियोडिक वाले में।
जो सिंपल एवरेज है ना, उसमें क्वांटिटी को एवरेज निकालती बार कंसीडर ही नहीं किया था, हमने सिर्फ प्राइस का टोटल किया और 5 से कर दिया डिवाइड। इसमें क्या किया, हमने क्वांटिटी को कंसीडर किया, क्वांटिटी इंटू प्राइस, जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल आई, मतलब जो आपके पास है, उसको टोटल क्वांटिटी 51,000 से डिवाइड किया तो आया वेटेड एवरेज प्राइस। समझ गए ना, सिंपल एवरेज में प्राइस निकालते बार जब एवरेज प्राइस निकाल रहे हो क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करते, यहां करते। और इसी में दूसरा मेथड है बच्चों, सेकंड, परपेचुअल वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। एक बार देखो, परपेचुअल वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ध्यान से समझना कैसे और किस तरह से। देखो यहां पर बच्चों आप समझना, देखो मैं ना एक बार यहां इशूड और मान रहा हूं कि किस डेट को कितना इशू किया। देखो बच्चों, जो हमने पहले मेथड माने हैं ना, मतलब सिंपल एवरेज, उनको इशू से कोई लेना देना नहीं, लेकिन परपेचुअल वेटेड एवरेज को है। एक बार मान लेते हैं जनवरी 4 में 6,000 यूनिट इशू हुई, जनवरी 9 में हमने इशू की, एक बार मान लेता हूं 8,000 यूनिट्स, जनवरी 20 को इशू हुई 10,000 यूनिट्स। तो इन सब के लिए अलग अलग तरह से इशूड की वैल्यू निकाली जाएगी। कैसे, पहले बच्चों आपके पास कितनी यूनिट्स थी, 10,000, 20 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितनी वैल्यू का सामान हो गया, 2 लाख, ठीक है, मतलब 20 रुपए पर यूनिट। तो ये 6,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से कितने की इशू की होंगी। और अगर 2 लाख में से एक 20 का सामान इशू कर दिया तो स्टॉक कितना रह गया होगा, 80,000। मतलब उसके लिए हमें स्टोर लेजर के थ्रू ही कर सकते हैं, सीधा रफली नहीं होता। कैसे, मतलब मेरे से को पूछे इसको एक बार आप करके दिखाओगे, मैंने कहा हाँ, इसी क्वेश्चन में मान कर दिखाता हूं कैसे होता है, एक ट्रांजेक्शन से ही समझ जाएंगे आप। देखो बच्चों, ये ऐसे करके ना स्टोर लेजर बनती है, इसके लिए पर्टिकुलरली डेट, यहां हम लिख रहे हैं रिसिट्स जब आया सामान, यहां इशूड, और यहां पर बैलेंस। एक बार बस ध्यान देना, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। अब एक बार आप बताओ बच्चों, जनवरी 2 को कितनी यूनिट्स है, हमने कहा 10,000, 20 के हिसाब से 2 लाख। तो ये कहता है बैलेंस में 10,000 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख। बच्चों आप बताओगे हमने कितनी यूनिट इशूड मान ली इसमें से, 6,000, जनवरी 4 को 6,000 यूनिट इशू हो गई इस रेट पर 20 के हिसाब से, एक 20। एक बार बच्चों 10,000 में से 6,000 घटाना और 2 लाख में से एक 20 घटाना, 80 को 4,000 से करेंगे तो 20। अभी एक बार 4 जनवरी के बाद देखो कितनी यूनिट आई है हमारी, 12,000, कितने के हिसाब से, 22 के हिसाब से। अभी आप वेटेड एवरेज पे थोड़ा ध्यान रखते जाना, अभी समझ आ जाएगा। परपेचुअल वाला मुश्किल होता है, 12,000 22 के हिसाब से 264। एक बार क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करोगे और अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दो। एक बार 344 को 16,000 से डिवाइड करोगे, 3,44,000 को 16,000 से डिवाइड करोगे बच्चों, ये बार बार एवरेज निकालता है। एक बार करो आप डिवाइड, ये अब कहेगा कि जब इशू की हैं तो 21 रुपए 50 पैसे पे करो। परपेचुअल का मतलब होता है हर इशू से पहले देखो जो सामान पड़ा है उसकी टोटल कॉस्ट, उसकी टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करो तो आपके पास एक एवरेज प्राइस आ जाएगा, उस एवरेज प्राइस पे इशू करना। दो ही मेथड हैं जिसको AS2 अप्रूव करता है, फीफो और वेटेड एवरेज, वो दोनों को अच्छा मेथड मानता है। क्यों मानता है बताता हूं। हर कोई बंदा पहले पुराना सामान देता है फिर नया देता है, आदत का पार्ट होता है। दुकानदार कभी नहीं करेगा, उसकी कोशिश होगी अगर उसके पास टाइम है, पहले पुराना उठाकर देगा फिर नया आया हुआ देगा।
तो वो कहते हैं फीफो, तो जब लोग इशू ही पुराना पहले करते हैं तो कॉस्ट भी पहले पुराने की होनी चाहिए। और वेटेड एवरेज इसलिए क्योंकि आप इस मेथड को देखो, कितना बेटर मेथड है। जिस दिन इशू कर रहे हो उस दिन का एवरेज प्राइस निकालता है और उस एवरेज प्राइस पे इशू करने के लिए कहता है। आपने कहा जनवरी 9 को किस रेट पर इशू होंगी, मैंने कहा 21.5। आपने कहा ये 21.5 कहां से लाए हो, मैंने कहा जो सामान बचा पड़ा था ना उसको सामान की क्वांटिटी से डिवाइड किया, तो जो एवरेज प्राइस आया हम उस पे इशू की बात कर रहे हैं। समझ गए ना। जनवरी 9 को जब आप इशू करेंगे तो मेरे से को पूछे किस रेट पर इशू करोगे, तो किस रेट पर इशू कर रहा हूं, 21.5। तो यहां 21.5 है। ऐसे बच्चों, और जो भी क्वांटिटी है 9,000 और बची हुई 7,000, अभी यहां जो वैल्यू आएगी इसमें से घटा देंगे, रेट वही 21.5 रहेगा। फिर कोई आएगा तो ऐसे कैसे चलता रहेगा। तो हर बार 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 एवरेज निकालना पड़ता है, जबकि पीरियोडिक सिंपल एवरेज और पीरियोडिक वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार एवरेज निकाला, बची हुई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएंगे। बताओ बच्चों, एक बार ये आया समझ?